नमस्कार, मैं दिशा पामेचा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस क्लास में हम बात करते आ रहे थे हमारी ग्रीन स्किल्स के बारे में, जहां पर हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे कुछ सरकार की पॉलिसीज के बारे में, गाइडलाइंस के बारे में, जो हमारी भारत सरकार ने लागू किए हैं। क्यों लागू करे हैं? जिससे कि हम सतत विकास को हासिल कर सके। आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ स्ट्रैटेजीज की, फ्रेमवर्क्स की और पॉलिसीज की, जिससे कि हमारी भारत सरकार ने काफी सारे जो भी अनसस्टेनेबल प्रोसेसेस हैं, पोल्यूशन के ऊपर, कारों में से निकलते हुए धुएं के ऊपर रोक लगाया है। साथ ही में हमारी जो भी नदियां प्रदूषित हो रही हैं, जैसे कि गंगा प्रदूषित हो रही है, उसको साफ कैसे किया जा सके और उसका प्रदूषण दोबारा रोका कैसे जा सके, इन्हीं सब की पॉलिसीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम हमारे ऐसे ही एक स्ट्रैटेजी और फ्रेमवर्क के साथ में, जिसका मैंने काफी बार पिछली क्लासेस में जिक्र किया है। हमारा NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो प्लान है, इसके अंतर्गत 8 मिशन आते हैं। कितने मिशन आते हैं इसके अंतर्गत? 8 मिशन आते हैं। और ये पूरा NAPCC किस पे केंद्रित है? हमारे सतत विकास के ऊपर केंद्रित है। और ये 8 मिशन हमारे पर्यावरण के विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है, जैसे कि पानी पर नेशनल वाटर मिशन, एनर्जी एफिशिएंसी पर हमारे सोलर मिशन भी इसी के अंदर आता है, ग्रीन इंडिया मिशन, हिमालयन इकोसिस्टम को कंजर्व करना। ये सभी मिशन जो हैं, ये सारे मिशन हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? NAPCC के अंतर्गत आते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत हम किस किस की बात करते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ कृषि और वानिकी के सहित हम जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, साथ ही में अनुकूलन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले NAPCC 8 मिशनों की रूपरेखा तैयार करता है। तो ये जो NAPCC है, ये एक बहुत बड़ा प्लान है, जिसके अंदर काफी सारे मिशन आते हैं। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। हमने बात करी थी कि UN के जितने भी मेंबर्स हैं, उन्होंने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए को अचीव करने के लिए हामी भरी है। और इनमें से एक मेंबर कौन है? हमारा भारत। भारत ने भी काफी सारी चीजों को हटाने के लिए ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इनके ऊपर साइन किया है, इनके लिए कमिटेड है हमारा भारत। यहाँ पर पे किन चीजों पे फोकस किया जा रहा है? पॉवर्टी पे, गरीबी पर, असमानताएं, इनइक्वालिटी पर, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर, पर्यावरणीय स्थिरता पर फोकस, ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान। अब देखिए, जो भी काम कोई भी प्लान करता है, उसका नाम उस प्लान के अंदर आ जाता है। अब आप यहाँ देखिए, ये क्या बोल रहा है? नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान। यानी कि बायोडायवर्सिटी मतलब क्या? बायोडायवर्सिटी का मतलब है जैव विविधता। क्या है? जैव विविधता। अब ये जैव विविधता से क्या मतलब है? कि जितने भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के हमारे पास पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, उनको हमें क्या करना है? कंजर्व करना है। हमें हमारी जैव विविधता का संरक्षण करना है। क्या करना है? संरक्षण करना है। साथ ही में हमें किसको बढ़ावा देना है? हमें सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज को बढ़ावा देना है। और हमें बायोडायवर्सिटी और उससे रिलेटेड सभी कामों को हमें किसमें लाना है? डेवलपमेंट प्लानिंग में लाना है। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर हम पढ़ते हैं, या इस एक्शन प्लान का क्या उद्देश्य है? कि आवास संरक्षण किया जाए
और आवास संरक्षण के माध्यम से भारत की समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण किया जाए। साथ ही में संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा दिया जाए और विकास योजना में, डेवलपमेंट पॉलिसी में जैव विविधता से संबंधित सभी विचारों को मुख्य धारा में लाया जाए। ये क्या है? ये हमारे राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ हमारी पॉलिसीज के बारे में, जो कि किसमें है? एनर्जी के सेक्टर में है। एनर्जी मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो हमारे क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ किसके बारे में फोकस करेंगे या किसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा हमारा जो मिशन यहाँ पर आता है वो आता है नेशनल सोलर मिशन, जवाहरलाल नेशनल सोलर मिशन। सोलर मिशन है, यानी कि ये किसकी बात करेगा? सौर ऊर्जा की बात करेगा। और सौर ऊर्जा की क्या बात कर रहा है? कि भारत को वैश्विक नेता बनाना है। क्या बनाना है? भारत को सौर ऊर्जा में वैश्विक नेता बनाना है, ग्लोबल लीडर बनाना है। और जितनी भी भारत की ऊर्जा की जरूरतें हैं वो किससे पूरी करी जाएंगी? सारी हमारी ऊर्जा की जरूरतें हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज से पूरी करी जाएंगी। ये तो हमारे पंचामृत 2021 का भी 5 लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था कि 40% तक की जितनी भी हमारी ऊर्जा की जरूरतें हैं उसमें से 40% तक जरूरतें हमारी किससे पूरी होंगी? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से होंगी। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, जहां पर ये लक्ष्य लिया गया है कि जितने भी परिवार बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको क्लीन एनर्जी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का उपयोग का प्रबंधन किया जाएगा। क्यों दिया जाएगा उनको? जिससे कि अगर वो लकड़ी जलाकर आग जला रहे हैं तो लकड़ी कहां से आ रही है? वनों से आ रही है। तो वनों की कटाई कम करने के लिए एलपीजी गैस दी जाएगी। साथ ही में लकड़ी को जलाते वक्त जो उसमें से धुआं निकलता है उससे इंडोर पोल्यूशन होता है। ऐसे इंडोर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या लॉन्च की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आगे हम यहाँ बात करते हैं कि जितनी भी एनर्जी हमारे पास है उसका बेहतरीन इस्तेमाल, कुशलता पूर्वक इस्तेमाल कैसे किया जाए? NMEEE के जरिए, नेशनल मिशन ऑन इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी के जरिए। जब हम बात करेंगे पॉलिसीज ऑफ ग्रीन इकोनॉमी के बारे में, वहां पर हम बात करेंगे कि इस NMEEE के अंतर्गत 4 पिलर्स की हम बात करेंगे। परफॉर्मेंस, अचीव एंड ट्रेड के बारे में बात करेंगे। साथ ही में ये मार्केट कैसे डेवलप होगा उसके बारे में बात करेंगे। इस मार्केट का फाइनेंस कहां से आएगा उसकी बात करेंगे। और एक फ्रेमवर्क बनाने की बात करेंगे। किसका फ्रेमवर्क? कि एफिशिएंट एनर्जी कंजम्पशन का हम एक मार्केट बना सकें, जिससे कि क्या हो सके? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, आर्थिक विकास हो सके। तो NMEEE की बात हम पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमी में जरूर करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ पॉलिसीज की और ऐसे प्रोग्राम्स की जो कि कृषि के क्षेत्र में लाई गई है, यानी कि हमारे किसान भाइयों के लिए लाई गई हैं। यहां पर सबसे पहली पॉलिसी जो मुझे याद आती है वो आती है PM कुसुम। ये जो पॉलिसी है ये है प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस पॉलिसी को इसलिए लाया गया जिससे कि हमारे किसान भाइयों की जो आय है उनमें इजाफा किया जा सके।
इस पॉलिसी के अंतर्गत ये लक्ष्य लिया गया है कि कृषि को पूरा हम सौर ऊर्जा से चलाएंगे, डीजल के यूज से उसको रहित कर देंगे। डीजल उपयोग करने वाले जितने भी एग्रीकल्चर पंप्स हैं उनको हम किससे चलाएंगे? सौर ऊर्जा से चलाएंगे, यानी कि हम एग्रीकल्चर को पूरा सोलराइज कर देंगे, जिससे कि जो किसान भाई हैं उनकी जो निर्भरता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस पे वो कम हो जाएगी। साथ ही में जो इरिगेशन है वो भी विश्वसनीय हो जाएगा, सिंचाई भी विश्वसनीय हो जाएगी, क्योंकि सौर ऊर्जा कैसी है? रिन्यूएबल है, इनएग्जॉस्टेबल है, कभी खत्म नहीं होगी। जब सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी तो हमारे एग्रीकल्चर पंप्स लगातार चलते रहेंगे, पानी लगातार आता रहेगा, तो सिंचाई भी लगातार होती रहेगी। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं एक नई स्कीम के बारे में, जो कि है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। अब इस सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत क्या होता है? ये कार्ड होता है जिस पर किसान भाई को उनकी मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है और उनकी मिट्टी के उपयुक्त उनको उर्वरकों को सिफारिश किया जाता है, साथ में संशोधनों का भी सिफारिश किया जाता है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे एक और मिशन की, जो कि है PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जैविक खेती को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? जैविक खेती को बढ़ावा देता है। अब ये जैविक खेती हमने कहाँ पढ़ी थी? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में भी पढ़ी थी, जहां पे हम ये सीखा था कि जो जैविक खेती का उत्पाद होता है उसका जो पोषक तत्व होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी क्या होती है? अच्छी होती है। और ये हमारे हेल्थ के लिए भी क्या होती हैं? वेजिटेबल्स, ये जो सब्जियां हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी क्या होती हैं? बेहतरीन होती हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन के अंतर्गत क्या किया जा रहा है? जैविक खेती मिशन। यह मिशन रासायनिक आदानों पर निर्भरता को कम करता है और कम करने के लिए जैविक खेती प्रथाओं और प्रमाणन को बढ़ावा देता है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना। अब सिंचाई है, यानी कि हमारी सिंचाई को क्या किया जाएगा? ठीक किया जाएगा, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो इस योजना के अंतर्गत कृषि में सिंचाई के बुनियादी ढांचे और जल संरक्षण प्रथाओं में सुधार पर केंद्रित किया जाएगा, ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम की जो कि कहाँ आते हैं? वाटर मैनेजमेंट सेक्टर में आते हैं, जल प्रबंधन सेक्टर्स में आते हैं। सबसे पहला मिशन जल प्रबंधन के लिए जो भी पॉलिसी आएगी या जो भी प्रोग्राम आएगा वो ये होगा कि हर इंसान को स्वच्छ जल मिले, सिंचाई के लिए जल लगातार मिलता रहे, साथ ही में जो भी पानी प्रदूषित हो रहा है या अगर प्रदूषित पानी है उसको उपचार के बाद ही नदी में, नहरों में या समुद्रों में डाला जाए। तो यहाँ पर हमारे पास में एक प्लान है, अमृत प्लान, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो प्लान है ये किस पर फोकस करता है? इसका लक्ष्य क्या है? शहरी जल की जो आपूर्ति है और जो वेस्ट वाटर है उसका मैनेजमेंट, अपशिष्ट जल का प्रबंधन, बुनियादी ढांचे से उसमें सुधार लाया जाए, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा दूसरा जो मिशन है वो है नमामि गंगे प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो हमारी गंगा है उसको साफ किया जाएगा, मीठे पानी के संसाधन गंगा नदी को साफ किया जाएगा और उसको पुनर्जीवित किया जाएगा, उसको रिजुविनेट किया जाएगा। ये लक्ष्य है हमारा नमामि गंगा कार्यक्रम। इसके बाद अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसे पॉलिसीज की जो कि मिशन मोड में चलाई जाती हैं। अब ये पॉलिसी और मिशन में क्या अंतर है?
जब भी किसी पॉलिसी के साथ में एक डेट लगा दी जाए और एक बजट को सैंक्शन कर दिया जाए तो वो पॉलिसी मिशन में तब्दील हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर हम कुछ मिशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से पहला मिशन देखते ही तो आपके दिल को बहुत राहत मिली होगी कि ये तो हम जानते हैं, स्वच्छ भारत अभियान मिशन। जो गाड़ी आपके घर के बाहर आती है स्वच्छ भारत का इरादा गाना बजाते हुए, उसमें से कोई आदमी उतरता है और आपके घर से कचरा लेकर चला जाता है। इस मिशन का लक्ष्य क्या है कि भारत के सभी शहरों और कस्बों और गांवों को स्वच्छ करना है। साथ ही में भारत को ओपन में डिफिकेशन से फ्री करवाना है। कैसे? शौचालयों का, वॉशरूम्स का, टॉयलेट का निर्माण करके। दूसरा है हमारा स्मार्ट सिटीज मिशन। इसके बारे में भी हम पिछली क्लास में बात कर चुके थे कि यहाँ पर 100 सिटीज को मॉडल सिटीज बनाने का मिशन उठाया गया है और ये सिटीज कैसी होंगी? सस्टेनेबल सिटीज होंगी। फिर जो 8 मिशन है हमारे NAPCC के अंडर, वो भी मिशन मोड पे चलते हैं। और हमारा नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग भी हमारे बायोडाइवर्सिटी को और ह्यूमन वेलबींग को साथ में लेकर चलता है। तो ये सभी क्या है? ये सभी वो पॉलिसीज हैं जो मिशन के मोड में चलाई जाती हैं। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जो प्रमोट कर रही हैं। जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं ग्रीहा, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, जो कि क्या इनकरेज करता है, किसको बढ़ावा देता है? ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली और रियल एस्टेट क्षेत्र में टिकाऊ डिजाइन और निर्माण प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है। साथ ही में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो ये CSR क्या होता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका जितना भी क्या होता है, टर्नओवर होता है, उसका कुछ परसेंटेज जाता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के कामों में। जैसे कि हम यहाँ बात कर सकते हैं कि कंपनी अधिनियम कुछ कंपनियों द्वारा CSR खर्च को अनिवार्य करता है, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता पहल की ओर निर्देशित किया जा सकता है कि उनकी कुछ परसेंटेज जो होगी वो पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट की कुशलता के लिए खर्च किया जा सके। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम कैसे पब्लिक अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने काफी सारी कैंपेन्स चलाई हैं, जैसे कि पर्यावरण मित्र प्रोग्राम, जो कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाता है, पर्यावरण के जितने भी इश्यूज हैं और इनकरेज करता है पार्टिसिपेशन को, जिससे कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिल सके, प्रोत्साहन मिल सके। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे जो भारत में वायु प्रदूषण हो रहा है, पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे करा जाए, या जल का जो प्रदूषण है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायु प्रदूषण रोकने के कार्यक्रम को, जो कि है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसके अंतर्गत क्या किया है? हवा में जो हमारा क्या है पार्टिकुलेट लेवल है, जो हमारा क्या है हवा में जो पार्टिकुलेट लेवल है PM10, पार्टिकुलेट मैटर जो 10 माइक्रोमीटर का है और पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 माइक्रोमीटर का है, इनको हवा में रिलीज नहीं करने देना है। साथ ही में यहाँ पर कुछ ऐसे शहर भी हैं जो कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बार बार तोड़ती रहती हैं। ये सभी शहर किसके अंतर्गत आते हैं? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रोग्राम का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि हवा की गुणवत्ता को बनाए रखना है। दूसरा हमारा यहाँ पर मिशन जो पोल्यूशन कंट्रोल करता है, हमारे गंगा का पोल्यूशन जो कंट्रोल करता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारे गंगा नदी की सफाई पर केंद्रित है और जितना भी कचरा या जितना भी सीवेज नदी में जा रहा है उसको पहले ट्रीट किया जाएगा। किससे ट्रीट किया जाएगा? एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट किया जाएगा।
यानी कि नदी में प्रवेश करने वाले अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक कचरे को कम करने के लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्रों ईटीपी यानी कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के माध्यम से औद्योगिक प्रदूषण को भी संबोधित करता है। तो यहाँ पर इन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए जितना भी सीवर का कचरा या इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट आ रहा है उसको इनके जरिए ट्रीट करने के बाद में ही गंगा में डाला जाए, जिससे कि हमारी जो गंगा है उसका पानी स्वच्छ रह सके। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे हमारी कुछ स्टेट बॉडीज के बारे में, रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में, सेंट्रल बॉडीज के बारे में, जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करती हैं। सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एसपीसीबी, जो क्या करती हैं, जो कि कुछ इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करती हैं। किन के ऊपर एनफोर्स करती हैं? इंडस्ट्रीज के ऊपर, उद्योगों के लिए पर्यावरण नियम निर्धारित और लागू करते हैं, प्रदूषण के स्तर को निगरानी में रखते हैं और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्देश जारी करते हैं। जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो अपने स्टेट को देखती है और जो सेंट्रल है वो ओवरऑल भारत को देखता है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि पोल्यूशन को कैसे रोका जा सके, जो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से आ रहा है, औद्योगिकी क्रियाओं की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इनके अंतर्गत कुछ ऐसे नियम औद्योगिक अपशिष्टों और उत्सर्जन के निर्वहन के लिए मानकों को सेट किया गया है, परिभाषित किया गया है। उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रित उपायों को अपनाने के लिए भी अनिवार्य करते हैं। यानी कि जितने भी बिजनेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अपनाएं, जिससे कि पोल्यूशन कम से कम हो और हमारे पर्यावरण को जो क्षति है वो न्यूनतम पहुंचे या बिल्कुल भी ना पहुंचे। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की। बीच में एक पॉलिसी आई थी जहां पर ये बोला गया था कि अगर आपके पास 10 साल से पुरानी कोई 4 व्हीलर है तो उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, या फिर कोई अगर ऐसा व्हीकल है जो कि बहुत ज्यादा प्रदूषण कर रहा है उसको क्या कर दिया जाएगा, स्क्रैप कर दिया जाएगा। और इसके बदले नई गाड़ी खरीदने पर आपको सरकार क्या देगी, रिबेट देगी। तो यहाँ पर क्या बात हुई कि वाहन स्क्रैपेज नीति के अंतर्गत मालिक जो भी हैं आपके व्हीकल के, नई वाहनों की खरीद पर छूट दी जाएगी। साथ ही में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को स्क्रैप करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये ऐसा क्यों करा जा रहा है? ये इसलिए करा जा रहा है कि जो भी 10 साल से पुराने हमारे परिवहन हैं या फिर जो भी परिवहन बहुत ज्यादा धुआं करते हैं, उनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का उत्सर्जन, साथ ही में जो सल्फर ऑक्साइड्स हैं उनका उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है। और इस उत्सर्जन को रोकने के लिए क्या लाई गई है, स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल्स पॉलिसी। तो इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत ये है कि 10 साल से पुराने कोई भी व्हीकल्स हो या जो भी बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हो, उन व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाए और नए व्हीकल खरीदने के लिए आपको छूट दी जाए। फिर भारत ने एक बहुत ज्यादा कड़ी पॉलिसी अपनाई है, स्कीम अपनाई है, जो कि है भारत स्टेज 6 एमिशन स्टैंडर्ड्स। उन व्हीकल्स के लिए, उन परिवहन के लिए जिनके उत्सर्जन में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषक पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, यहाँ पर उत्सर्जन मानकों को अपनाया गया है, उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के साथ साथ संरेखित किया गया है और ये मानक नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
बात समझ में आ गई? तो ये सारी पॉलिसीज जो आज हमने पढ़ी, चाहे एग्रीकल्चर के सेक्टर में, वाटर मैनेजमेंट के सेक्टर में, चाहे हमने एनर्जी के रिलेटेड सेक्टर में बात करी, ये सभी पॉलिसीज किसके तरफ हमें अग्रसर करती हैं? हमें अग्रसर करती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ, एक हरित अर्थव्यवस्था के तरफ। तो उम्मीद करती हूं कि आपको ये सारी पॉलिसीज और इनके उद्देश्य अच्छे से समझ आए होंगे और आप में भी अपने लेवल के ऊपर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट फॉलो करने की एक भावना जगी होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।